जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन आज कर्ब और तकलीफ के आलम में है। 18 माह की सजा काट रहा है अपने खानदान कबीले से दूर। मकसद ये था कि बैरून मुल्क जाए, वहां जाकर एक बेहतर रोजगार कमाए और अपने घर का सहारा बन सके, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। आज वो एक जेल में पड़ा गल सड़ रहा है और इंतजार कर रहा है कि कब उसको डिपोर्ट किया जाएगा और अपने प्यारे वतन वापस आएगा, यहाँ आकर एक जिंदगी को दोबारा से शुरू करेगा। तो हमारे साथ कुछ लोग आज मौजूद हैं जो ये तमाम सफर काटने के बाद पाकिस्तान आए। इनके चेहरे ब्लर किए जा रहे हैं और साथ में इनके फर्जी नाम रखे जा रहे हैं, ताकि आज पाकिस्तान आने के बाद ये अपने घर का, अपने खानदान कबीले का सहारा बन चुके हैं। इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फर्जी नाम है, चेहरा इनका ब्लर कर दिया गया है ताकि वही बात कि इनके लिए कोई मुश्किल ना हो। इशफाक साहब मुझे ये बात बताएं, कितना अरसा पहले आप बाहर गए और किस रास्ते से गए? मैं दिसंबर में गया हूँ, 5 माह वहाँ पे मैं रह के आया और ये रास्ता बड़ा ख़राब है। मैं यहाँ से गया हूँ ईरान का वीज़ा लगवा के गया हूँ। वीज़े से गए आप अपने पास? जी अपने पासपोर्ट वीज़ा लगवा के गया हूँ। पेरिस का कहा गया था मुझे, इस सुहेल जावेद नामी एजेंट है मेरा, पेरिस का कहा गया था, उसने कहा था जी ईरान जाएंगे, ईरान जाके वहाँ से आपका पेरिस का वीज़ा लगाया जाएगा। जबकि हम ईरान गए, वहाँ से हमें ईरानी एजेंटों ने रिसीव किया है और हमें बड़े ही गलत रास्तों से वहाँ से वो लेकर गए हैं कि जो कि पहाड़ों के ऊपर से, जंगलों में से गुजरते 2 रातें गुजार के, 2 दिन गुजार के हमने वो रास्ते, बड़े दुश्वार रास्ते क्रॉस किए हैं। रास्ते में हमने लाशें देखी हैं और बड़ा कुछ ऐसा देखा है कि जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अगर आपका कोई लाशें जो लोग नहीं जा सकते थे, थक गए हैं, नहीं चल सकते, किसी को चोट लग गई है, तो जो एजेंट आपको रिसीव करता है वो अपनी, उसकी एक गेम होती है, जो बंदे होते हैं उसकी गेम होते हैं, 200-300 बंदा जितना भी उसकी गेम का हिस्सा है। अगर एक बंदा पकड़ा गया तो सारी गेम पकड़ गई। वो उस चक्कर में गेम ना पकड़ी है, उस बंदे को वो खुद मार देते हैं, वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं उसकी ज़िंदगी। और ये हकीकत ऐसे ही है। और खाली हम लड़के नहीं, बहुत सी फैमिलियाँ, बच्चे, अफ़गानी फैमिली, जी ख़वातीन, बच्चे, फैमिलियाँ सारे इसमें शामिल होते हैं। और उसमें बड़ा कुछ गलत होता है कि मैं आपको क्या बयान करूँ। आप बात करें, क्या गलत? जी ये इस तरह से है कि अगर रास्ते में जाते हुए जो डंकर, इनको डंकर कहते हैं, ठीक है, अगर इनको कोई लड़की पसंद आ गई है तो इन्होंने उसको मतलब कि गलत तरीके से यूज़ करना है। अगर वो नहीं मानेगी तो उसको मार देना है। उनके दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये ईरानी एजेंट है। सुहेल जावेद ने हमें कहा था कि आप वहाँ से पेरिस डायरेक्ट वीज़ा लगवा के जाएंगे। सुहेल जावेद पाकिस्तानी? जी पाकिस्तानी, ठीक है, पाकिस्तानी है। उसके पास जो है नेशनलिटी है यूरोप की, ठीक है। वो यहाँ से ऐसे ही लोगों को लेके जाता है 2 नंबर तरीके से, उनसे झूठ बोल के पैसे पहले ले लेता है, ठीक है। मेरे से उसने लिया है 10 लाख रुपया एडवांस और 4 लाख रुपया पेरिस पहुँच के देना था। फिर जब आप ये सारे दुश्वार रास्ते क्रॉस कर, आप 14 लाख में पेरिस? जी 14 लाख में पेरिस जाना है। ये जब आप ये ईरान का रास्ता क्रॉस करके खुशकिस्मती से अगर तुर्की घुस गए हैं तो तुर्की जाके जो हालात हैं वो और ज़्यादा ख़राब हैं। वहाँ क्या मसला? वहाँ पे ये मसले मसाइल हैं कि वहाँ पे सबसे पहले कि आप गए हैं, जाके आपको बड़े ही अजीबो गरीब जगहों पे रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा, रहने के अलावा, अगर आप किसी के हाथ लग गए हैं तो उसको पता है कि ये पैसे वाली सामी है, तो वो आपको एक साहब का जैसे यहाँ पे किडनैप कर लेते हैं, वहाँ पे ऐसे करते हैं, पीछे से भी तावान मंगवाते हैं। तावान मंगाने के बाद अगर वो बंदे को आपकी हल्की सी शनाख्त होगी है तो वो भी आपको मार देंगे, आपकी लाश घर नहीं आएगी। अपनी शनाख्त पे वो किसी तौर कॉम्प्रोमाइज नहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपकी लाश तक घर नहीं आएगी, ठीक है। जो ईरान में मरे पड़े हैं उनकी लाशें भी घर नहीं आई, वहीं पे गल चढ़ गए हैं। और ये हमने अपनी आंखों से देखा है कि हड्डियों के ढांचे हमने देखे हैं। एक माकू पहाड़ी है, जब आप क्रॉस करते हैं और तुर्की घुसते हैं, वो माकू पहाड़ी है, माकू रास्ता है, वो एक पहाड़ी नहीं है, वो कम से कम कुछ 7-8 पहाड़ियाँ चढ़नी है, उतरनी है। कितने दिन का माकू का रास्ता? वो तकरीबन अगर आप मसलसल चलें तो 16-17 घंटे अगर आप स्टे कर के चलें, क्योंकि जब फैमिली साथ होती हैं, दूसरी तीसरी, तो फिर उसमें आपको स्टे करना पड़ता है। उस स्टे में आपको तकरीबन 2 दिन 2 रातें लग जाती हैं, ठीक है। और आप खाना पीना क्या? कोई शेड्यूल नहीं। जो आप जब आप ईरान से चले हैं, आपने पानी की 3-4 बोतलें ले ली हैं और वो वहाँ से
पैकिंग में रोटियां मिलती हैं, वो अचार ले लिया बस, वो या चने हैं किसी के पास, यही खुराक है। इसके अलावा ना कुछ रास्ते में मिलना है ना उन्होंने कुछ देना है। वही जब ख़त्म हो गया तो वही भूख प्यास में ही आपने चलना है। चल लिया, पहुँच गए तो पहुँच। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि माकू क्रॉस हो गया, जी। आप क्रॉस करके आगे टर्की पहुंच गए। तुर्की पे टर्की से आगे जाने का क्या तरीका का सर, उसमें ये है कि जी आप जब एक पॉइंट पे जाएंगे तुर्किश पुलिस से बच के, वहाँ पे वो उनकी आर्मी है, वहाँ वो नहर का एक पॉइंट है। वो नहर तो है छोटी सी, पर वहाँ पे काफ़ी जानवर हैं, मगरमच्छ वगैरह ये वो। तो जब आप वो रास्ता क्रॉस करते हैं, अगर वो भी खुशकिस्मती से अगर आपने क्रॉस कर लिया तो फिर आगे आपको तकरीबन 2 रातें 3 रातें वो यूनान का एरिया जंगलों में से चलना पड़ता है। ठीक है। वो फिर उनका एक मखसूस शहर है, वो है सलोनिकी। अगर आप सलोनिकी पहुंच गए हैं तो वहाँ पे अगर आप पकड़े गए हैं तो वो आपको जेलों में, अपने कैंपों में ले जाते हैं। ठीक है। अगर आप सलोनिकी से आधा किलोमीटर पहले भी पकड़े गए हैं तो उन्होंने आपको पकड़ना है, पकड़ के भेड़ बकरियों की तरह एक जगह पे रखना है। ठीक है, ना खाने का इंतज़ाम, ना वॉशरूम कोई सही ठीक ठाक कुछ भी नहीं। और उन्होंने फिर आपको रात की तारीकी में जब देखना है कि तुर्किश फ़ौज नहीं खड़ी हुई अपने बॉर्डर्स पे, साइड पे है, तो उन्होंने अपनी एक शिप पे उठाना है और आपको क्रॉस करा देना, वापस तुर्की फेंक देना है। अच्छा, वापस तुर्की भेज देना है। ठीक है। ठीक है। फिर तुर्की वाले जो हैं, फिर वो वहाँ से तुर्की वाले आपको पकड़ लेते हैं, पकड़ के फिर अपने पास रखते हैं 2, 4, 10 दिन 15 दिन रखते हैं। रखने के बाद फिर आपको वापस अपने शहर इस्तांबुल फेंक देते हैं। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताएं कि एक लंबा, दुश्वार गुजार, तकलीफ दे, गैर कानूनी, गंदा रास्ता है। घर क्या बेच के गए थे, पैसा कहाँ से लिया? जी, मैंने अपने हकीकत बयान करूँगा, अपनी मिसेस का जेवर सेल किया है, अपनी वालदा का जेवर सेल किया है, घर में जो कीमती अशिया थी वो सेल करके मैंने पैसे जोड़ के इस सेल जुवेद नामी एजेंट को 10 लाख रुपया दिया। 4 लाख रुपया इसने कहा कि जब आप पेरिस आएंगे आप मुझे कमा के दे दीजिएगा। जबकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे शवाहिद हैं, लोग हैं जो आपको बताएंगे कि वाकई ही ये एजेंट है और इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, वसी नेटवर्क है। अच्छा, मुझे सुहेल जावेद नामी जो शख्स है वो तो अपने किए को इंशाल्लाह भुगतेगा ही। इंशाल्लाह। मुझे ये बात बताएं, शादी के कितना अरसा बाद आप गए थे? मैं शादी के 5 साल बाद गया हूँ। कितने बच्चे थे? मेरे 2 बेटे हैं। उनका ख्याल नहीं आया कि अगर मैं वापस ना आया, इनको मेरी ज़रूरत होगी, मैं गैर मौजूद होऊंगा तो क्या बनेगा? बस मैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है ये रास्ता अख्तियार किया था, पर मुझे ये नहीं था पता कि रास्ता क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ किया था, हुआ कुछ है। वो जब ये सारा रास्ता काटा है और आगे जाके लोगों की बातें सुनी है, जिनके अपने प्यारे उनके साथ थे, गए जो रास्ते में नहीं पहुंच सके, उनको उनकी आंखों के सामने मार दिया गया। तो फिर जाके हर चीज़ की समझ आए कि ये कौन सा रास्ता अख्तियार कर लिया है, क्या कर बैठे हैं और कितना बड़ा हम अपनी जो है लाइफ के साथ और अपना साथ नुकसान कर बैठे हैं। आज क्या पैगाम देना चाहोगे उन लोगों को जो इस टाइम आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, और अगर इनमें से कोई ऐसा सोच रहा है या किसी ऐसे एजेंट के चंगल में आया हुआ है, उसके लिए क्या पैगाम? मेरा यही मशवरा है कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान जैसा, ये हकीकत बात बयान करूँगा, पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई भी नहीं है। खुरम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं और रिसेंटली इन तमाम चीज़ों को कवर भी करके आए हैं, मारूफ जर्नलिस्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सर मामला कहाँ पर है। खुरम भाई, किन हालात में पाकिस्तानी बाहर जलीलो ख्वार हो रहे हैं जो गैर कानूनी रास्ता अपना बैठते हैं, क्या देख कर आए हैं? इमरान साहब, वहाँ पे बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है इस्तांबुल में। जो लोग गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे गए हुए हैं, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसी बहुत सी जगहों में जाने का इत्तेफाक हुआ कि जहाँ पे सैकड़ों लोग जो उनसे है वो एक मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है। जो पाकिस्तान से तो गए थे सुनहरे मुस्तकबिल की तलाश में, यूरोप जाने के ख्वाब से जाके, लेकिन वो इस्तांबुल तक महदूद होकर रह गए हैं। ऐसे लोगों की कुछ फुटेजेस भी देखी जो आपने हमारे साथ शेयर भी की और कुछ हमें दीगर ज़राए से भी मिली। छोटे छोटे कमरे हैं, लाशों की तरह वहाँ लोग पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है कि जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त और वो आगे नहीं जा पा रहे, वो बिल्कुल उनको सेफ होम्स कहते हैं। ठीक है। वहाँ पे एक छोटे छोटे गालिए में छोटे छोटे कमरे हैं और एक कमरे में 40-40, 50-50 लोग जो उनसे मौजूद हैं। ठीक है। और वो सूरत हाल ये है कि वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। जो लोग लड़के वहाँ पे सो रहे हैं तो कुछ लोग वहाँ खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कोई उठेगा तो उसकी जगह पे वो सोएंगे।
वहाँ जब जाके मेरी उनसे गुफ्तगू हुई तो उनको खुराक भी मुनासिब मैसर नहीं, अगर कोई बीमार हो गया है तो उसको वहाँ पे मेडिसिन मैसर नहीं है। फिर वहाँ पे जो सबसे बड़ा धोखा हो रहा है कि बाज़ पाकिस्तानियों के वहाँ पे गुर्दे निकाल के फ़रोख्त कर दिए गए हैं, क्योंकि उनके जो लवाहिकीन पाकिस्तान में मौजूद हैं वो उनको मज़ीद पैसे देने की पोजीशन में नहीं होते, तो वो इतने ज़ालिम लोग हैं वहाँ पे जो एजेंट ज़राअत है वो उनके गुर्दे निकाल लेते हैं और वो लोग वहाँ पे किसी को शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि वो इलीगल है। खुद इलीगल है, वो ना तुर्किश पुलिस को वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, ना पाकिस्तानी सफारतखाने में शिकायत कर सकते हैं। और इस टाइम लातादाद पाकिस्तानी जोन से हैं वो इस्तांबुल में मौजूद हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना इनको ओन क्यों नहीं करता? पाकिस्तानी सफारत खाना इसलिए ऑन नहीं करता कि ये सब लोग गैर कानूनी तरीके से गए हैं। ठीक है। और इसमें दो तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं, एक तो तफ्तान बॉर्डर के ज़रिए कोयटा से ईरान दाखिल होते हैं, ईरान से फिर वो आगे इस्तांबुल तक पहुंचते हैं। दूसरा आजकल जो रास्ता इन्होंने इख्तियार किया हुआ है कि ईरान का वीज़ा हासिल किया जाता है, ईरान से फिर वो इस्तांबुल दाखिल होते हैं और फिर इस्तांबुल से आगे ग्रीस यूनान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। अब वो एक बहुत कठिन मरला है, यूनान तक पहुंचने के लिए उन्हें कई माह जोन सा है वो इस्तांबुल में रहना पड़ता है। फिर गुर्दा बेचा और अपने पेट की आग, अपनी हवस बुझा ली गई। हमारे साथ इस वक्त एक और साहब मौजूद हैं, इनका चेहरा भी ब्लर है और नाम मोहम्मद असलम है जो कि फर्जी है। असलम भाई, क्या करते रहे, कहाँ चले गए, कैसे ये ख्वारी कैसे क्यों काट ली? पाकिस्तान में क्या सुकून नहीं था, क्या मसला था? देखिए, जहाँ से मैं आ गए हैं ठीक है, मैं यूरोप जाना था, एक ख्वाहिश थी जो पूरी ना हो सकी। बहरहाल इसमें हमारा वो पैसों का नुकसान किया मैंने, अपने जान भी जाते जाते बार बची है। ठीक है, तो ख्वाहिश पूरी हो गई फिर? हाँ जी, बहुत अच्छी तरीके से ख्वाहिश पूरी हुई है हमारी, घर वालों की ख्वाहिश। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। कोई अफसोस, कोई परेशानी? देखें, ये बहुत अफसोस की बात है जो हमारे साथ हो रहा है। बताया कुछ किया था, हुआ कुछ है। मैंने तो डायरेक्ट जाना था यूरोप, ठीक है, तो उसमें उन्होंने कहा था जी आपका वीज़ा लगेगा, ईरान से लगेगा। ठीक है, तो ईरान से वीज़ा नहीं, उन्होंने हमें टंकी लगवाया है। अच्छा। तो बहरहाल पैसों को भी नुकसान किया, अपना भी नुकसान किया है। मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे? हाँ जी। वहाँ पर जब इस मुश्किल में फंसे हुए थे, उनकी याद नहीं आई कभी? उनकी याद कभी गई ही नहीं थी। बहरहाल इस तरह का प्लान ही नहीं था, ज्यादती हो। हाँ, जिस तरह का प्रोग्राम ही नहीं था कैसे होगा आगे। ठीक है, हमें पता ही नहीं कहाँ गए, कहाँ फंसे रहे, कैसे वो दिन गुजारे, कुछ शेयर करें हमारे साथ। पहाड़ी रास्ते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप कई दिन पैदल गुजरते हैं, ठीक है, उसके अलावा जंगल हैं। ये इन्हीं रास्तों से आपने जाना आगे, और रास्ते नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा खाना पीना कुछ नहीं है, किसी किस्म का कोई हालात नहीं है वहाँ पे। यानी कि आप बेयारो मददगार हैं, एक फंस गए हुए हैं जिसमें आपका कोई हल नहीं है। ऊपर अल्लाह और नीचे अल्लाह के बनाए। हाँ बिल्कुल, हल कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, कितना पैसा लगा, पैसा कहाँ से आया, इन एजेंटों का पेट कैसे भरा, क्या? 12 लाख रुपए के करीब मैंने दिया हुआ इसमें। ठीक है, तो मैंने अपने घर वालों से लिया था। अच्छा, हाँ जी। घर वालों ने दिया था? जी। घर वाले क्या समझ रहे थे कि कौन सा किला फतह करने जा रहे हैं? उनको तो यही पता था कि ठीक है, बाहर जा रहा है, यूरोप जाएगा, अच्छे पैसे आए, कमाएगा, मुस्तकबिल बन जाएगा, फ्यूचर बन जाएगा। ठीक है, तो उनकी उम्मीदों में पानी फिर गया, जो मैंने बड़ा जिद करके पैसे लिए थे। आपने इन साहब की बात भी सुनी। ये कहानी किसी एक शख्स, फर्द, खानदान या कबीले की हरगिज नहीं है, ना ही ये मामला शहर लाहौर का सिर्फ है। ये लाहौर के साथ साथ पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान का मसला है कि आज पाकिस्तानी अवाम अपने ही भाइयों के हाथों किस तरह बैरून मुल्क गैर कानूनी तौर पर जाने के बाद जलीलो ख्वार और रुसवाई काट रही हैं। ये पाकिस्तान के शहरी ही हैं जो पाकिस्तान के चेहरे को बैरूनी दुनिया के सामने मस्क करके पेश करते हैं। आज टीम लाहौर पूछता है कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद सिर्फ एक है कि आपको आगाह किया जाए, आपको होश दिलाया जाए कि खुदारा अपने आप को, अपने ख़ानदान, कबीले को सिर्फ बेहतरीन मुस्तकबिल के सुनहरे झूठे ख्वाब की भेंट मत चढ़ाएं। किसी तौर ऐसा कोई फैसला ना करें जो आने वाले दिनों में आपके ख़ानदान, कबीले को इस नहज पर ले जाए
कि वो ये समझते रहें कि मेरा बेटा यूरोप जा रहा है या यूरोप पहुंच चुका है, और उनको मालूम नहीं कि वो ईरान या टर्की या ग्रीस के किसी बॉर्डर पर किसी गोली का निशाना बन गया है, या किसी मगरमच्छ के पेट की भूख मिटाने के लिए खुराक का काम कर चुका है। साल हाथ साल गुजर जाते हैं, खानदान कबीले इंतज़ार में बैठते हैं, लेकिन पूछने वाला बताने वाला मसीहा कहीं से नहीं आता। अगली ब्रेक में हम आपको FIA के जिम्मेदारान से भी मिलवाएंगे, जिनकी जिम्मेदारी थी इन तमाम मामलात को संभालना, कि उन्होंने कितना काम किया, किस कदर मुस्तहकम इंतजामात और निज़ाम मुतारुफ करवाया गया।